नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। दुनिया भर में टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है और भारत में भी अब कई देशों में बूस्टर डोज की बात होने लगी है। अमेरिका में अब कहा जा रहा है कि जल्द ही लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा, यानी 2 डोज के बाद तीसरा डोज भी। और उसकी वजह रही है कि वहां पर मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में स्थिति अभी अच्छी है, मामले कम है और टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। आज हम एक बार नजर डालेते हैं कि आखिर भारत का टीकाकरण कार्यक्रम अभी किस स्थिति में है। तो ये जो ग्राफ है, जो गूगल में एक छोटी सी सर्च के बाद हमारे सामने आया है, ये टीकाकरण का इस वक्त का हाल है, जो हमें बताता है कि इस वक्त करीब 32% लोगों को हमारे देश में कम से कम एक खुराक मिल चुकी है और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है। यही अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह की स्थिति रही है, तो 2 हफ्ते की स्थिति आप देख सकते हैं कि जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें थोड़ी तेजी अभी आई नहीं है, आने की जरूरत है, इसे और बढ़ाना होगा। यही अगर हम 30 दिन का पिछला देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक फर्क आया है, टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम टीकाकरण के मामले में पूरी दुनिया में आखिर कहां है, ये भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम टीकाकरण के स्थिति अभी देखें तो भारत अभी काफी ऊपर है, क्योंकि हमारे करीब 56 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण इस वक्त हो चुका है। लगभग 57 करोड़ तक हमारी टीकाकरण हो चुका है और ये इतनी डोजेस दी जा चुकी हैं, जो कि अमेरिका से ज्यादा है, ब्राजील से ज्यादा है, किसी भी दूसरे देश से देखें आप ज्यादा है, सिवाय चाइना के। लेकिन चाइना का जो आपको बता दें, वहां का डेटा सही तरीके से सामने नहीं आता है, इसलिए कई बार उस पर संशय उठता रहता है। वहीं बात करते हैं राज्यों की, तो केरला इस वक्त वहां पर मामले ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि तेजी से उन मामलों पर नियंत्रण पाया जा सके। आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 करोड़ से भी ज्यादा, 1,84 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है और कोशिश ये की जा रही है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को 100% एटलीस्ट फर्स्ट डोज की कवरेज दी जाए। और कुछ ऐसा ही वायनाड में देखा गया है, जहां पर पहली डोज दे दी गई है और काफी सारे लोगों को दे दी गई। और ये जितने भी एलिजिबल लोग हैं, यानी कि जिनको भी टीका लगना चाहिए, जो कि 18 साल से ऊपर के हैं, उनको टीका दिया जा चुका है, पहला डोज दिया जा चुका है और उम्मीद यही करते हैं दूसरे जिलों में भी ऐसा ही होगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां लंबे वक्त तक लोगों ने काफी पाबंदियां झेली। वहां पर मामले ज्यादा आ रहे थे, ऐसे में वहां पर पाबंदी भी ज्यादा रही, लेकिन अब रियायतें मिलनी शुरू हो गई हैं। स्थिति कैसी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल पंडित जुड़ गए, जो कि सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के, और डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, वो भी महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य हैं। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पंडित, जो आपका संक्रमण दर है, वहां का पॉजिटिविटी रेट है, हालांकि कम आ गया है अगर राज्य का देखें, लेकिन अभी भी 7 जिले में चिंता बनी हुई है, जिनमें बड़े शहर भी शामिल हैं, जैसे कि पुणे। तो क्या ऐसे में रियायतें देना ठीक रहेगा या यहां सरकार की कोई स्ट्रैटेजी है? नमस्ते अंजलि जी, नमस्ते डॉक्टर श्रीवास्तव। ऐसा है कि ये जो रियायतें आप बता रहे हैं वो बहुत एक कैलिब्रेटेड तरीके से जो है अनलॉकिंग हो रही है, जो रियायतें दी जा रही है, और इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि हर जिले का जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो देखा जाए, हर जिले में एक्टिव केसेस जो है वो देखी जाए, और उसके बाद ही हर जिले का जो है एक डेफिनेशन करके कि ये जिला लो रिस्क में आ रहा है या हाई रिस्क में आ रहा है, उस हिसाब से वहाँ पे रियायतें दी जा रही है। इसके ऊपर सरकार की और जो अफसर्स हैं उनकी बहुत गहरी नज़र है और बिल्कुल वीक टू वीक इसके ऊपर ध्यान दिए हुए हैं। और जहाँ पे कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम है, इन्फेक्शन अभी कम हो रहे हैं, जैसे कि अभी मुंबई में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट करीब 1% से कम बहुत दिनों से चल रहा है। तो लोकल ट्रेन जो है वैक्सीनेटेड लोगों को खोल दी गई है, 15 तारीख से जो है ऑनरेबल सीएम ने वो अनाउंसमेंट की है। तो इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी है, जो कि ये स्ट्रैटेजी का जो उसका पोल माप है वो ये है कि कम से कम रिस्क हो, थर्ड वेव जो है हम बढ़ाएं नहीं। उसके ऊपर जो है ये पूरी तरह से सहमत होके ही निर्णय लिया जा रहा है। जी डॉक्टर श्रीवास्तव, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके कुछ मामले भी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद सामने आए हैं महाराष्ट्र में। क्या ये राज्य के लिए अभी कोई चिंता की बात है, डेल्टा प्लस का वहां होना? चिंता से ज्यादा ये सतर्क रहने की बात है, क्योंकि डेल्टा प्लस जो बाकी देशों में जहां पर पाया गया है
वहां पर बहुत सारी चीजें जो सेकेंड वेव था उससे फर्क है। इसमें जो जो टोटल मोर्टेलिटी है या जो टोटल जनसंख्या है जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है उसमें भी फर्क है। तो जो जनसंख्या है जिनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है वो बढ़ गई है, लेकिन जो टोटल मोर्टेलिटी है या जो मरीज जिनको या तो आईसीयू जाना पड़ता है या वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है वो पहले से थोड़ी कम है। इसलिए ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठेगा ये इस समय कहना जरा सा मुश्किल है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट और उसके बाद जो वेरिएंट्स आएंगे वो उनका कितना प्रभाव पड़ेगा ये अभी से कहना बताना जरा मुश्किल है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। वो अगर हम लोगों ने कम किया तो उसका जो अंजाम होता है वो ये भी हो सकता है कि मामूली हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि घातक हो। तो इसलिए नजर नहीं हटाना चाहिए, नजर रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर पंडित, ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसका इलाज भले ही ज्यादा मुश्किल ना हो जैसे कि बता रहे हैं, लेकिन इसका ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का भी खबरें आ रही हैं कि आपने 2 डोज ले ली, आपने 1 डोज ले ली, उसके बाद हो गया, 2 डोज के बाद खासतौर पे ब्रेक थ्रू माना जाता है। तो क्या ये नेग्लिजिबल है या ये चिंता की बात है, अभी इस पर नजर रखी जा रही कि ये ज्यादा हो रहा है? जब हमारी पूरी लोक संख्या जो है वैक्सीनेट नहीं हुई है तो स्वाभाविक है कि ब्रेक इन्फेक्शन चिंता की बात है। पहले हम एक रियल लाइफ सिनेरियो देख लेते हैं। इस वक्त यूके का, यूनाइटेड किंगडम में इस वक्त जो है 4th वेव चल रही है। 25 से 45 हजार के करीब रोज के मामले आ रहे हैं और हमें जानते हैं कि वहां पे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन जो कोविशील्ड है वो सबसे ज्यादा लगा है और वही हमारे कंट्री में भी जो है और हमारे राज्य में भी जो है कोविशील्ड ही सबसे ज्यादा लगा है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अगर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ तो भी हॉस्पिटल जो है यूके में स्ट्रेच नहीं हुए हैं, आईसीयू जो है ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुए। तो ये एक दिलासाजनक सिचुएशन है कि एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है। पर जब हमारी लोक संख्या जो है पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हुई जितनी की यूके की हुई है, भले ही हमारे 57 करोड़ डोज लग गए पर परसेंटेज में जो है अभी दोनों टीके बहुत लोगों को नहीं लगे हैं। तो जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वाला होगा उनको शायद एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होगी या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होगी और वो शायद दूसरों को जो है पास ऑन कर सकता है जिनका कि वैक्सीनेशन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये चिंता की बात है। जब एक हमारी 70-80% वैक्सीनेट हो जाएगी पॉपुलेशन तो शायद ये इतनी चिंता की बात नहीं होगी। और यही एक कारण भी हो सकता है कि हम दूसरे जो वेरिएंट्स हैं उनको भी हम शायद प्रोत्साहन हो जाए कि वो भी का स्वरूप बदल के और एक वेरिएंट आ जाए। तो ये एक चिंता रहती है कि वायरस के साथ हमेशा एक चिंता बनी रहती है कि हम नया वेरिएंट देखेंगे। इसीलिए मास्क पहनना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि संक्रमण आगे ना फैलाएं, वैक्सीनेशन हो या ना हो। बट डॉक्टर श्रीवास्तव, क्योंकि अब स्कूल खुलने लग गए हैं, देश के लगभग सभी राज्यों में अब स्कूल खुलने लग गए हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या इतना सुरक्षित हो जाएगा कि हम महाराष्ट्र में भी देखें कि सब स्तर पर स्कूल खुले? देखिए, स्कूल को खुलने के इसमें जो जितनी राय है वो हम लोगों ने प्रांत में जो स्टेट कमेटी है उसमें हम लोग ने अपनी राय दे दी है। स्कूल खोलने के लिए मेरे ख्याल से इस समय ये एक साथ सब चीजें अनलॉक कर देना ये शायद बहुत उचित ना हो। स्कूल खोलने के बाद आप कितने समय आप स्टैगर कर पाएंगे, आप कितने पॉपुलेशन को बुलाएंगे कि आप हफ्ते में 2 रोज आए या 3 रोज आए, इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि मास्क को जब अडल्ट्स नहीं पहन पाते हैं सारे दिन तो बच्चे कितनी देर पहन पाएंगे? और पूरा 6 घंटे या 7 घंटे जितना भी समय स्कूल चलेगा उसने सारे समय के लिए मास्क पहन पाएंगे क्या? डिस्टेंसिंग रख पाएंगे क्या? ये सारी चीजें खोलने के बाद ही मालूम पड़ेंगी। ये इस समय आप उसका निर्णय अभी आप लेकर के शायद आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो इसमें भी स्कूल मेरे ख्याल से सबसे सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी और वो खोलने के बाद आपको कई महीने इस तरीके से इस पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं वहां से तो आउटब्रेक नहीं शुरू हो रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमाज हैं, उनमें शायद उतना आपको रिस्क नहीं होएगा, लेकिन स्कूल्स में आपका रिस्क ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ऐसा मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, और बच्चों को सुरक्षित रखना हमारा फर्ज बनता है। शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए। तो फिलहाल महाराष्ट्र पे तो हमने नजर डाली है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर प्रवीण चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चर्चा करेंगे हम कोविड की स्थिति पर।
एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि चेयरमैन हैं डिवीजन ऑफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी एट मेदांता मेडिसिटी में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर चंद्रा। खबरें जो आ रही हैं, कई देशों में अब बूस्टर डोज की भी बात हो रही है। अमेरिका ने सबको देने का फैसला बल्कि कर लिया है, तो क्या ये बूस्टर डोज जरूरी है और किन लोगों के लिए, अगर होती भी है तो ये कौन ऐसे लोग हैं जिनको मिलती है ये डोज? यस अंजलि, आई थिंक ये जो आपने सवाल पूछा बूस्टर डोज के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये बात आई, शुरुआत हुई इस बूस्टर डोज की, ये शुरुआत हुई अमेरिका से, ये शुरुआत हुई इजराइल से, चिली से और सेशेल्स से, जहाँ पे कि वैक्सीनेटेड लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन शुरू हो गए। और उसके बाद फिर ये बात हुई कि अगर ये है तो फिर हमें बूस्टर डोज देनी चाहिए ताकि हम फिर प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। तो अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन इसको हम यूज कर रहे हैं, क्या ये एग्जैक्टली करेक्ट है कि नहीं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि किन लोगों को आफ्टर वैक्सीनेशन इन्फेक्शन हो सकता है या होने की आशंका है। तो ये देखा गया कि जो इन कंट्रीज के अंदर जो लोग अनवैक्सीनेटेड थे, एक्चुअली उनको इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि बच्चे, जैसे कि कुछ यंग इंडिविजुअल्स और कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स। तो यानी कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं तो डेफिनेटली अनप्रोटेक्टेड हैं, तो इसलिए उनके अंदर इस तरह की बात आई। तो इसलिए हमें एकदम से इस पे जंप नहीं करना चाहिए कि हमें बूस्टर की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग आजकल ये बात कर रहे हैं सोसाइटी में, अपने शहरों में, कि भाई हम बूस्टर जल्दी से लगवा लें ताकि हम बचे रहें। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, और ये एक बहुत ही जल्दबाजी वाला स्टेप होगा बिल्कुल एक इंसान के लिए और एक कंट्री के लिए भी। जी, वहीं बच्चों की आपने बात कही है डॉक्टर चंद्रा, ये भी उम्मीद की जा रही कि जल्दी उनके लिए टीका भी आ जाए, तो इससे क्या पैंडेमिक पर कोई असर पड़ेगा उसको रोकने में, अगर बच्चों को भी टीके लगते हैं? डेफिनेटली, देखिए बच्चों के भी टीके लगाने की जो बात चल रही है, और बच्चों को टीका डेफिनेटली लगेगा एट वन पॉइंट इन टाइम, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन को टीका लगेगा उतना ही ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। सबसे खुशी की अच्छी खबर ये है इंडिया में स्पेशली, क्योंकि इंडिया में जो इसका वायरस का जो प्रकोप रहा है, दो बातें रही उसके अंदर मुख्य। एक तो ये रही कि जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो ज्यादा इफेक्टेड हुई, वो इसलिए क्योंकि जो कोरोना वायरसेस हैं वो हमारे रूरल पॉपुलेशन में, गांवों के अंदर काफी प्रेवलेंट है, घूमते रहते हैं, जिससे कि छोटे छोटे इन्फेक्शन बच्चों को और लोगों को होते रहे, जिससे कि उनको एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिल गया। जबकि अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरों में जहां इन्फेक्शन ज्यादा हुआ, उनको ये प्रोटेक्शन नहीं था। लेकिन अब जो सीरो सर्वे हुआ उसमें 70 to 80% लोग सीरो पॉजिटिव आ रहे हैं, विच मीन्स कि वो प्रोटेक्टेड हैं। तो इसलिए हमें इस बात से थोड़ा निश्चिंता मिली है कि हाँ भाई, सीरो सर्वे हमें ये शो कर रही है कि या तो वैक्सीन से या इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो चुका है। तो हम लोग ये भी आशंका कर रहे हैं कि हो सकता है कि थर्ड वेव शायद ना भी आए। हाँ, मुमकिन है। लेकिन डॉक्टर साहब, टीकाकरण के बाद भी अगर फैल सकता है संक्रमण, तो फिर टीका क्यों लगवाएं, ये कई लोग पूछते हैं। यस, तो ये सबको बताना जरूरी है कि टीकाकरण के बाद संक्रमण फैलने दो तरीके से फैल सकता है। एक तो ये है कि इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाए, लेकिन अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें सीरियस बीमारी होने की आशंका बहुत कम है। और ये इजराइल में देखा गया, ये चिली में देखा गया कि जो इन्फेक्शन हुए वो बहुत हल्के हुए, या तो उनको सिर्फ 2-3 दिन में ठीक हो गए या 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गए, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और मृत्यु दर भी काफी कम रहा। तो इसलिए प्रोटेक्शन तो है। और ये जरूर है कि जो 95% की बातें कही जा रही थी, जो फाइजर और बायोनटेक दोनों ने अपनी स्टडी में दिखाया कि अभी जो प्रोटेक्शन हम 95% का कह रहे थे वो 65-70% तक भी आ चुका है। लेकिन इसको कैसे मेजर किया जाए, सबसे बड़ी बात यह आती है कैसे पता लगे कि भाई वैक्सीन के बावजूद हमें हो सकता है कि नहीं। तो कुछ लोगों ने अपनी एंटीबॉडी लेवल्स कराने शुरू कर दिए, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि एंटीबॉडी लेवल्स कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कि अभी तक ये पता नहीं है कि कौन सी एंटीबॉडी लेवल के नीचे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए उससे डरना नहीं है। दूसरा, जब भी कोई वैक्सीन लगाते हैं या जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो शरीर 3 तरह के रिस्पॉन्सेज करती है, यानी कि 3 तरह की प्रोटेक्शन हमें मिलती है। एक जो कि एंटीबॉडीज से मिलती है, जो कि उसके अंदर शरीर में घूमने लगते हैं। दूसरे, हमारे जो बॉडी के जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स, उनको ये
पहचानवा देती है कि अगर कभी ये वायरस आए तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देना। ठीक। तो इसलिए अगर एंटीबॉडी लेवल कम भी हो जाए तो टी सेल्स और बी सेल्स इन वायरसेस की शक्ल याद रखते हैं और जैसे ही इसकी शक्ल देखते हैं फटाफट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए एंटीबॉडी लेवल कराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत अहम हो जाता है कि टीकाकरण जरूर करवाएं। शुक्रिया डॉक्टर चंद्रा, आप हमारे साथ जुड़े और ये बातें आपने समझाई। तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारे सभी दर्शक वक्त पे अपना टीका जरूर लगवाएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।